हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833। दरअसल चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है, क्योंकि इस एक्ट के साथ ही इंडिया में इस एक्ट के मुताबिक ही इंडिया को यूनिफाई कर दिया गया था। इंडिया को एक एडमिनिस्ट्रेशन में लाने की जो प्रक्रिया थी यही से शुरू हो गई थी। और जो 1773 में जो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था, उसे अभी 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। इसके साथ इंडिया में पहला लॉ कमीशन वगैरह भी 1833 में आया, मैकुले। उसके बाद सिविल सर्विसेज में भी थोड़ी सी जो इंडियंस को चांस देने का जो उन लोगों ने जो सोचा वो यहाँ शुरू करने की कोशिश की। तो ये सब बातें यहाँ आप जान पाएंगे। और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। वंस अगेन वेलकम टू माय क्लास कंपटीशन बूस्टर। सो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833। दरअसल अगर हम इस एक्ट को देखें तो ये एक ऐसा एक्ट है जिन्होंने इंडिया में जो कॉलोनाइजेशन है उसको पूरी तरह से साबित कर दिया था, पूरी तरह से उसे पुख्ता बना दिया था, एकदम कंफर्म कर दिया था। क्योंकि देखिए, आपके जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है, इससे पहले जो भी एक्ट बनते थे, जो भी रूल्स बनते थे, उसे हमेशा रेगुलेशन ही कहा जाता था। हमेशा क्या कहते थे, 1833 से पहले जो भी चार्टर एक्ट ऑफ 1833 लागू होने से पहले जो भी रूल्स बनाए जाते थे, लॉ बनाए जाते थे, उन लॉज को हमेशा रेगुलेशन कहते थे। इसे याद रखिएगा। और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बाद जो भी लॉ बनाए जाते थे उन सब को तभी से एक्ट करना शुरू हो गया था, एक्ट का नाम देना। इसका भी एक कारण है, हम आगे देखेंगे। चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। दरअसल चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अभी जैसे कि मैंने बताया, BI मतलब ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया को सेंट्रलाइज करने का ये आखिरी कदम था। इसके बाद ब्रिटिश इंडिया पूरी तरह से सेंट्रलाइज हो गए। दरअसल यहां 20 इयर्स का लीज इन्हें और इस चार्टर एक्ट के द्वारा 20 इयर्स का लीज उन्हें मिल गया था। अब क्या हुआ, जब ब्रिटिश इंडिया को सेंट्रलाइज किया जा रहा था तो अभी इस सेंट्रलाइज्ड स्टेट को गवर्न करने के लिए एक बॉडी की जरूरत थी। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जब बन गया तो आपको पता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? मुझे पता है आप जानते हैं, फिर भी मैं लिख देता हूं। लॉर्ड बोलना पड़ता है यार, विलियम बेंटिक। ओके, लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए। अब जब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए तो जितने भी इंडिया के, क्योंकि इंडिया अभी सेंट्रलाइज हो ही गया इस एक्ट के बाद, अब इसके जितने भी लेजिस्लेटिव पावर हैं, जितने भी मिलिट्री पावर हैं और आपके जितने भी सिविल पावर हैं, सारे के सारे पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक के पास रह गया। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, अब जब हो गया है तो इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाम भी दिया गया। ब्रिटिश इंडिया का जो गवर्नमेंट है उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाम भी तभी से देना शुरू हो गया। अब जब ये पावर जब आ गए तो ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने टोटली एक कमर्शियल बॉडी से एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया। इनकी कमर्शियल एक्टिविटी पूरी तरह से बंद हो गई। चाइना से इनका ट्रेड चल रहा था, वो भी इन्होंने बंद करवा दिया। साथ ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी पोजीशन थी, ठीक है, जितने भी पोजीशंस थे, उन सब पोजीशंस को उन्होंने अपने पास रखा, लेकिन एक टर्म वहां जोड़ दिया, जितने भी पोजीशन है वो इन द ट्रस्ट ऑफ द मैजेस्टी, साथ में हिज heirs एंड हिज सक्सेसर्स के नाम से रखे जाते थे। जितने भी पोजीशन थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, जितने भी पोजीशन थे। तो अब देख ही सकते हैं इस ईस्ट इंडिया कंपनी की दशा अभी एक कमर्शियल बॉडी नहीं थी, अब ये पूरी तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी। अब साथ ही जब ये लेजिस्लेटिव पावर और सिविल मिलिट्री तीनों इनके पास रह गए तो कानून में भी जो लॉ है उसमें भी कई सुधार लाए गए। यहां लॉ कमीशन सबसे पहले बनाया गया, ठीक है, आपके लॉ कमीशन भी यहां बना गया। और लॉ कमीशन का जो पहला चेयरमैन रहा
वो तो आप जानते ही हैं, लॉर्ड मकौले। ठीक है, लॉर्ड मकौले को इंडियन लॉ कमीशन का पहला चेयरमैन बनाया गया। साथ ही इसी, अब जब लॉ कमीशन बन ही गया, जितने भी इंडियन लॉ हैं उसे कोडिफाई करने लग गए, और जितने भी इंडिया में लॉ थे अब वे उसे अल्टर कर सकते थे। ठीक है, उन्हें अमेंड कर सकते थे, और यहां तक कि वे इसे रिपील भी कर सकते थे। अब इतना सब कुछ तो अभी आराम से कर सकते थे। अब देखिए इस कहानी को आप किस तरह जोड़ सकते हैं। जैसे इंडिया सेंट्रलाइज हुआ, ठीक है, उसके बाद कोडिफाई होने तक और लॉ अल्टर अमेंड और रिपील करने तक आप इसे खुद जोड़ लीजिएगा, एक कहानी की तरह अच्छी तरह आप समझ जाएंगे। साथ ही अब आपको बता दें, जितने भी लॉ अभी बन रहे थे, पहले आपको याद होगा जो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में जो 1774 में जो एस्टैब्लिश हुआ था, वो सिर्फ इंग्लिश जो सिटीजन थे उनके लिए थे, इंडियन सिटीजन के लिए नहीं थे। लेकिन अब जो लॉ इंडिया में अभी उन लोगों ने बनाया, उसमें वे सारे इंडियंस साथ में ब्रिटिश, और अगर कोई भी फॉरेन सिटीजन इंडिया में रह रहे हो तो उन सब पर भी ये लागू हो जाता था ये कानून। तो अभी ये जो ब्रिटिश ने अपने लिए ये सब किया। अब इस एक्ट ने, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने इंडियन सिटीजन्स के लिए भी बहुत एक अच्छा एक सुधार, एक इंप्रूवमेंट उनके जो लाइफ में लाने की कोशिश की। वो था जो सिविल सर्विसेज है। ओके, जो सिविल सर्विसेज है, वहां उन्होंने कहा इंडियन सिटीजन है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो भी कंपीट कर सकते हैं। कोई कलर, रेस या क्रीड को देखकर ये अभी सिविल सर्वेंट्स चुने नहीं जाएंगे, इंडियंस भी ओपनली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा इंडिया में अभी, क्योंकि 1833 से ब्रिटेन में स्लेवरी पूरी तरह से एबोलिश हो चुकी थी। ओके, 1833 तक ब्रिटेन में जितने भी स्लेवरी वहां प्रैक्टिसेस हो रही थी वो पूरी तरह से एबोलिश हो चुकी थी। तो इंडिया में भी उन्होंने कहा अभी से हम स्लेवरी एबोलिश कर देंगे। अब इसे अच्छा कहो या बुरा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन इसमें उन लोगों ने और एक बात जोड़ दी, ये आपके डिस्कशन पे मैं छोड़ता हूं। ये मेरे ख्याल से खास बुरा भी नहीं है, ना कुछ ज्यादा अच्छा भी है। इंडिया में जो क्रिश्चियनिटी है उसे लीगलाइज कर दिया। ठीक है, उन्होंने ब्रिटिश सिटीजनशिप लीगलाइज कर दी। इंग्लिश या भी परमानेंटली सेटल हो सकते थे, उनको सिटीजनशिप मिलना अभी शुरू हो गया था। साथ ही जो क्रिश्चियनिटी है उसे भी यह प्रोपोगेट करने में उन्होंने बहुत साथ दिया, प्रोपोगेशन को उन्होंने लीगलाइज कर दिया। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के जितने भी प्रावधान हैं इतने ही हैं। मेरे इस लेक्चर के बाद आपको मेरे नोट्स स्क्रीन पर आपको दिखाया जाएगा, फ्लैश कर दिया जाएगा, उसे पॉज कीजिएगा और आराम से नोट कर लीजिएगा। कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर लिखिए, मैं हमेशा हेल्प करने को तैयार हूँ। और बेस्ट ऑफ लक।